ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे बच्चों, इस गमले को आराम से देखिए। बारिश हो रही है, नहीं तो मैं गमले के पास जाता और क्या करता है कि गमले को धक्का देता जरा सा। निस्संदेह ये गमला ना हिलता। मैं थोड़ा सा और तेज़ धक्का देता, कदाचित जब भी ना हिलता। फिर बहुत तेज़ अपने फोर्स को बढ़ाता रहता, तो थोड़ी देर बाद ये गमला सरकना शुरू हो जाता। प्यारे बच्चों, यहीं से आज का लेक्चर शुरू होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या देखा आपने? मैंने जो गमले को फोर्स लगाया शुरू में 1 न्यूटन और एक गमला नहीं चला। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है F=ma। फोर्स, नेट फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, पर यहाँ 1 न्यूटन पे कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, परंतु फोर्स 1 न्यूटन है। बस आज का यही है, इसी पॉइंट पर आपको कंसर्न करना। प्यारे बच्चों, जब 1 न्यूटन लगाने पर ये गमला नहीं हिला तो एक्सीलरेशन 0 है, अर्थात नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। F=ma is 0, so force also should be 0। तो कहाँ गया हमारा ये 1 न्यूटन? कदाचित अगर ये फर्श बिल्कुल चिकना होता तो जरा सा फर्श लगाते हुए सरक पड़ता एकदम। यानी कि स्मूथ ना होने के कारण, रफनेस होने के कारण, खुरदुरा होने के कारण ये नहीं चला। अर्थात इस खुरदुरेपन ने हमारे इस 1 न्यूटन को कैंसिल कर दिया। खुरदुरे फर्श के ऊपर रखने से, चलाने से ये नहीं चला। चिकने फर्श पर रख के चलाने से चल जाता। अर्थात एक ही मतलब बचता है, खुरदुरेपन ने उसे चलने नहीं दिया, हमारे फोर्स को बैलेंस कर दिया। ये बैलेंस करने वाला फोर्स उस खुरदुरेपन के कारण आया। प्यारे बच्चों, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड नेक्स्ट हेडिंग फ्रिक्शन। कोई बॉडी जब किसी सरफेस के ऊपर चल रही हो, या अभी गमला चलानी है, चलने के लिए टेंड्स टू मूव, तब भी एक अपोजिंग फोर्स काम करेगा जो इस मोशन का विरोध करेगा, इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फटाफट हेड डालिए फ्रिक्शन और उसके आगे एक स्टेटमेंट लिख दीजिए फटाफट। फ्रिक्शन is the opposing force that comes into play between two surfaces of body when there is a relative motion or tends to relative motion between them। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको गमला दिखाया और ये कहा कि मैंने इसको जरा सा बढ़ा दिया और वो गमला तब भी नहीं चला, यानी कि ये भी बढ़ के 2 न्यूटन हो गया होगा।
और बढ़ाया 2.5 न्यूटन कर दिया तो ये भी 2.5 न्यूटन हो गया होगा, क्योंकि नहीं चल रहा है अभी भी। अर्थात ये फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप ही बैलेंस होता रहेगा और अप्लाइड फोर्स को कैंसिल करके रखेगा। प्यारे बच्चों, कुछ देर बाद तो चलना शुरू हो गया था। इसका भी सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, हमने बढ़ा के 3 कर दिया, 4 कर दिया, और जैसे ही 5 करा ये चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमें आभास हो गया कि हम जरा सा भी और फोर्स लगाने चल पड़ेगा ये, और हमने लगाया, 5.5 करा और वो चल पड़ा, स्टार्ट्स टू मूव। इसका मतलब वो 5.5 तक नहीं पहुंचा, वो 5 भी ठहरिया था। ये फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टेबल तो है ही, पर हैविंग ए मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद नहीं बढ़ पाएगा। उससे ज़्यादा अगर हमने फोर्स लगा दिया तो मोशन स्टार्ट। भाई बच्चों बात समझ में? ऐसा है फ्रिक्शन फोर्स। जब तक इस गमले ने फर्श के ऊपर चलना शुरू नहीं किया था, फ्रिक्शन फोर्स तो 1 न्यूटन लगना शुरू हो गया था, 1.5 2.5 लगना शुरू हो गया। और एक जब ये मोशन चल रहा है, गमले ने चलना शुरू कर दिया फर्श के ऊपर, तब भी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, पर वो मैक्सिमम आने के बाद रुक गया। इस तरह से इसको डिवाइड कर दो। जब तक वो फ्रिक्शन काम कर रहा है, जब तक गमला चला नहीं है, तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कह दिया, ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे 5 न्यूटन वो चलना शुरू होने वाला है, हुआ नहीं है, जस्ट स्टार्ट्स टू मूव। इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर चुका है। इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इससे ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगा देने से वो चलना शुरू कर देगा, और तब जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी नोट्स बनाने शुरू करो। आपने फ्रिक्शन लिख के उसकी डेफिनेशन लिख दी। नेक्स्ट हेडिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, the friction force that comes into play when one body tends to move on another is called static friction. ओके, आप ये भी लिख सकते हो, the friction force that comes into play before starting the relative motion between two bodies is called static friction. ये भी सही है, या तो tends to move लिख दो या before starting the relative motion लिख दो। बाकी आप समझदार हो, दोनों मतलब एक ही है। लिख दिया? दोबारा सुन के लिख देना पहले, तब सुनना अगली हेडिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था? अब बस 5 न्यूटन लग गया, बस अब ये चलने वाली है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर चुका है, इसके बाद ये चल पड़ेगी। समझ रहे हो? लिखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगला आंसर लिखना इसी के लिए। इन दिस स्टेज बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। The friction force that comes into play after starting the relative motion between two bodies
is called kinetic friction after the starting. Okay. And laws of friction. Laws of friction. नंबर 1, ये हमेशा चलने का विरोध कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, लिख दो फिर। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स is always opposes the relative motion. नंबर 2 लिखिए, जब सरफेस के ऊपर एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रख के चल रही है तो सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है। ये सरफेस के टेंजेंशियली लगेगा। कितना लगेगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉडी कैसी है। लकड़ी के ऊपर लकड़ी सरका रहे हो, शीशे के ऊपर पत्थर सरका रहे हो, नेचर के ऊपर डिपेंड है। और फिर वो बॉडी का सरफेस कितना खुरदुरा है, कितना चिकना कर रखा है इसको, इन सब बातों को ऑब्वियसली डिपेंड होगा। तो लिखिए नंबर 2, पहला पॉइंट लिखा आपने डायरेक्शन के बारे में। दूसरा लिखिए, फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बॉडी and state of their roughness. ठीक है। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, यही गमला मैं दोबारा दिखा सकता हूँ, फिर दोबारा सेटिंग में टाइम लग जाए। नहीं तो इमेजिन करो, दिव्य दृष्टि से देखो, वही गमला आपको दोबारा दिखाई देगा। वो गमला 1.5-2 न्यूटन फोर्स लगाने पर नहीं चल रहा था। हमने क्या किया, उस गमले को यहाँ से बांध दिया, ऊपर लटका है, टच है बस यहाँ। इसका पूरा वजन इन डोरियों ने, टेंशन ने झेल लिया। अब ये इस फर्श से केवल टच है, बस हल्का सा टच, वजन नहीं पड़ा जरा सा, लिहाजा फर्श रिएक्शन भी नहीं दे रही। अब अगर मैं वही आधा 1-1.5-2 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो प्यारे बच्चों ये गमला झूल जाएगा, सरक जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ। ये जितना वजन इस पे दे रहा है, फर्स्ट उतनी रिएक्शन दे रही थी, उतना ही इसको चलाना मुश्किल था। जितना आपने इस रिएक्शन फोर्स को कम करा, लटका दिया, तो वजन नहीं पड़ा, तो रिएक्शन नहीं मिली, तो इसको चलाना आसान हो गया। प्यारे बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन पे पूरी तरह से डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ नंबर 3, राइट। फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, बल्कि डिपेंड ना लिखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे लिखिए नंबर 3, द फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। proportional to R. Applied force, friction force, wave mg R। ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है।
लिमिटिंग की बात करो लिमिटिंग, काइनेटिक की बात करो काइनेटिक। फ्रिक्शन फोर्स जनरल लिख दिया गया। उसके बाद ये लिख देना, चाहो तो डायग्राम भी बना देना, ठीक है। नंबर 4, आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी बॉडी को किसी फर्श पे या दूसरी बॉडी के सर्फेस पे अगर चला रहे हैं तो उसका जितना ज़्यादा एरिया है उतनी ज़्यादा रगड़ लगेगी। ऑब्वियसली लग रहा होगा कि एरिया जितना ज़्यादा कर देंगे उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। प्यारे बच्चों, लग तो सही रहा है आपको, पर ये गलत है। पर यह गलत है। ये बात भाई साहब इस बड़े से ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, धक्का देने में कामयाब नहीं हो रहे हैं चलाने में। यह है 1000 किलो का, भाई साहब होंगे 30, 40, 50 किलो के, ठीक है। जाहिर है फ्रिक्शन फोर्स ही जिम्मेदार है, ठीक है। आपने पुलिस वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, चाहे बहुत भारी भरकम बॉडी टेबल के ऊपर रखी हो और छोटा सा मांस ही लटका हुआ हो और टेबल चिकनी हो, तो लटका हुआ मांस ही चलता है और इस ब्लॉक को रोकने वाला कोई नहीं होता। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में ये रोकने वाला फोर्स आ रहा है, तो ये चल पड़ता अगर ये चिकना होता, अर्थात नहीं चल रहा है, तो रोकने का कारण बस सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही है। अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि कांटेक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर इसकी खोपड़ी ने कुछ सोचा। क्या सोचा? कि इसको अलग शेप दी जाए और इसको ऐसी शेप दी जाए। ये जितना कांटेक्ट एरिया है फर्स्ट उसको कम कर दिया जाए, और अब तो ये मैं एक उंगली से इसको सरका लूंगा। क्या प्यारे बच्चों संभव है? ऐसा होता तो सारी बॉडी अब तक ऐसे बन जाती जिसका कांटेक्ट एरिया जो फर्श के साथ आएगा बहुत छोटा सा होता, और भारी भरकम बॉडीज को ये छोटी उंगली से ला 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 ऐसे चला जाता। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अब भी इसका 1000 वेट इससे काम कर रहा है, और अब भी तो लिहाजा रिएक्शन तब भी उतनी मिल रही थी और अब भी उतनी मिल रही है, और इसको चलाना अब भी उतना ही मुश्किल है। इसलिए अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं हो रही है तो उसका एरिया को जितना मर्जी आप बड़ा छोटा कर लो, फ्रिक्शन फोर्स से नहीं बच पाओगे। एक्सटेंट ऑफ एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं है जब तक नॉर्मल रिएक्शन नहीं बदलेगी। ओके, राइट द फोर्थ लॉ। लिखिए, द फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ एरिया if normal reaction remains same. ओके प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहां तक कम से कम 2-3 बार देखें, और फ्रिक्शन फोर्स की अभी कोई कैलकुलेशन नहीं है, हल्का सा कैलकुलेशन आने का टाइम आ गया था। F इजिकल टू F प्रोपोर्शनल टू R, बस मैंने प्रोपोर्शनल टू हटा के इजिकल टू नहीं लगाया जानबूझ के, मैं नहीं चाहता इस वीडियो को देख के आप किसी कैलकुलेशन में। प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स को जहाँ से मैंने शुरुआत कर दी गमले से, यहाँ से अपना दिमाग लगाना शुरू करो। फ्रिक्शन क्या है सोचो। अगर केवल काम निपटा दोगे, नोट्स बना लोगे, अगली वीडियो की प्रतीक्षा करोगे, तो आप बहुत ही भयंकर नुकसान अपना कर रहे हो। अगली वीडियो के आने से पहले पहले आपका होमवर्क जबरदस्त है। देखिए, फ्रिक्शन हमारे लाभदायक है कि हानिकारक है, सोचिए। आपने
गमला रखा हुआ है यहाँ पे, हवा आई और गमले सरक गए, नहीं सरके, फ्रिक्शन ने उन्हें बचा के रखा हुआ। आपने घरों में देखिए कहीं गमले वमले कुछ रखा होगा, सामान रखा होगा, टेबल रखी होगी, सोफे रखे होंगे, ये सब जरा सी हवाओं बहने से ही सरक पड़ते, बस मजा आता रहता, यूं सरकता रहता सब कुछ। फ्रिक्शन ने बचा के रखा हुआ है, लाभदायक है। रस्सी पकड़ के जवान ऊपर चढ़, ढींग 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 ढींग, फ्रिक्शन ना होता तो यूं हाथ फिसलते रहते। गाड़ी चल रही है, और हमें अब हमारा घर आ गया, रोकनी है, हमने ब्रेक मार दिए, पहिया घूमना तो रुक गया, परंतु अगर वहाँ ग्रीस बिछी होती तो पहिया तो रुक जाता, पर स्लाइडिंग ना रुकती, पहिए घूमना बंद कर देते तो फिसलते रहते। यस, टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन ने उन्हें बचाया और आप रुक गए। ठीक है, अब भागते 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 रुक जाते हो, फ्रिक्शन तमाम, एवरीवेयर फ्रिक्शन। दुनिया फ्रिक्शन की वजह से टिकी हुई है, चल रही है। ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है, आप चढ़ सकते हो कहीं, आप चल सकते हो, चलना भी फ्रिक्शन का ही कारण है। खूब सोचें कहाँ कहाँ फ्रिक्शन है, हर जगह फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, हर जगह। ओके, ये होमवर्क है। अगली वीडियो में फ्रिक्शन फोर्स की कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। इससे पहले इस वीडियो को देख के फ्रिक्शन को बेसिकली समझने, अपने अपने अंदाज से समझें, अपने अपने अंदाज से। स्टार्टिंग मैंने करा दी, तो वेट द नेक्स्ट वीडियो, और तब खूब चिंतन करो फ्रिक्शन के बारे में, खूब चिंतन करो। बाय।